हवा महल। लीजिए सुनिए नाटिका फैसला, लेखक और निर्देशक मोहनलाल गुप्ता। 2 बज गए। एक तो जून का महीना और फिर 6 किलोमीटर की तांगे की लंबी यात्रा। शरीर की एक एक हड्डी बज उठती है। तभी तो मालिनी यहां नहीं आती। देश कहां से कहां पहुंच गया, किंतु ये गांव आज भी वहीं खड़ा है, पुराने ठूंठ सा। कितने ही पंछी आए और बसेरा करके चले गए, किंतु इस पर हरे पत्ते कभी नहीं देखे। वाह रे मेरे गांव। लो भाई मालिनी, घर आ गया। अरे नरेन, आ गए बेटा? प्रणाम पिताजी। जीते रहो जीते रहो। अरे शालू बेटिया भी आई है। उतरो बेटा उतरो। सामान रहने दो बहू, हम उतार लेंगे। सब ठीक तो है ना बेटा? कै बजे चला था तू? कौन कौन मेहमान आ गए पिताजी? मेहमान कौन बेटा, मेहमान तो सब बारात में आएंगे। अभी तो माला, उषा, विपिन और देवेन आए हैं। आओ बरखुरदार। ओहो, आ गए शालिग्राम जी। कैसी रही आपकी यात्रा? बहुत अच्छी रही। आप सुनाइए, आप और बड़े जीजा जी को तो कोई कठिनाई नहीं हुई ना? कैसी कठिनाई शालिग्राम जी? और फिर अब कौन सा रोज रोज आना है यहाँ? आपकी ये बात तो सही है। शालू, तुम बाबा के पास बैठो, मैं अंदर जाता हूँ। कैसे हो नरेन? ठीक हूँ माला जी, आप कैसी हैं? अरे नरेन, इतनी जल्दी भी क्या पड़ी थी आने की? आ जाता 2-4 दिन में आराम से, ब्याह हो जाता, उसके बाद आ जाता। अरे माँ, अपने पाँव तो छू लेने दो, देर सवेर तो होती रहती है। अरे कहाँ मर गई दिवा? भैया कब से आया है? शरबत शिकंजी कुछ नहीं बनेगा क्या? दिवा मेहंदी लगवा रही है माँ, शरबत तुम ही बना दो। तुम शरबत रहने दो माँ, मालिनी को कहो वो चाय बना देगी। घर बच्चों के शोर से लबालब भर गया है। जैसे पहले मक्का की गिल्लियों की धुएं से भर जाता था, तब इस धुएं में हाथ को हाथ नहीं सूझता था और इस शोर में बात को बात नहीं सुनाई देती। इस शोर में तो यहां बैठना कठिन है। मां, मैं पिताजी के पास बाहर बरामदे में जाता हूं, तुम चाय वहीं भेज देना। आओ बेटा बैठो। सब ठीक तो है तुम्हारे कार्यालय में? हाँ पिताजी, सब आपका आशीर्वाद है। उषा मिली थी क्या अंदर? जी हाँ। कुछ कह रही थी क्या? नहीं तो किस संबंध में? बंटवारे के संबंध में। बंटवारा? कैसा बंटवारा बाबूजी? उषा कह रही थी कि... क्या कह रही थी उषा दीदी? यही कि अब दिवा का भी ब्याह हो जाएगा, इसके बाद बंटवारा हो ही जाना चाहिए। क्या क्या दिवेन और विपिन ने भी कुछ ऐसा ही कहा है क्या? नहीं, दिवेन और विपिन ने तो कुछ नहीं कहा। तो पिताजी, उषा दीदी ऐसा क्यों कहती है? शायद ये सोचती है कि मेरे बाद तुम लोग उसे हिस्सा नहीं दोगे। माला तो मना कर रही है, लेकिन उषा कहती है कि अभी सब बातें साफ हो जानी चाहिए। एक वही है जो कहती है कि पिताजी अपने हाथ से जो कुछ हमें दे देंगे वही हमें मंजूर होगा। पिताजी के बाद कौन पूछेगा हमें? तेरी क्या राय है? बता तो नरेन, तेरी क्या राय है? आपने हमें सब कुछ दिया है, जन्म, शिक्षा, भरण पोषण। अब ऐसा क्या है हमारे पास जो आपका दिया हुआ नहीं है? यही तो मैं कहता हूं नरेन कि एक दिन सब कुछ मिलना तुम ही लोगों को है। कोई गांव में थोड़ी बांट दूंगा, किंतु जो घर मैंने तिन के वह ईंट ईंट करके जोड़ा है, उसे कैसे बिखेर कर कह दूं कि जाओ बच्चों, आज से तुम सब अलग अलग हुए। आओ जवाई बाबू, आओ। कहिए नरेन बाबू, क्या तय हो रहा है पिता पुत्र के बीच? कुछ नहीं जीजा जी, आइए आप यहाँ बैठिए। नहीं, मैं बैठूंगा नहीं। आप लोग बातें करिए, मैं जरा सड़क तक टहल आता हूं।
नरेन का ये नाटक मैं अच्छी तरह समझती हूँ। कौन सा वो अपना हिस्सा छोड़ ही देगा? नरेन के विषय में ऐसा कहना ठीक नहीं उषा, तनिक संभल कर बात किया करो। मैं सब समझती हूँ। सोचते हैं पिता की संपत्ति में लड़कियों का क्या अधिकार है, किंतु मैं भी कह देती हूँ, नरेन अगर ऐसे नहीं मानेगा तो मैं कोर्ट के दरवाजे खटखटाऊंगी। सो क्या अच्छी बात होगी उषा? घर के झगड़े को चौराहे पर ले जाकर ढोल पीटने से हम ही बुरे लगेंगे। ये बात आप उसको भी तो समझाओ जाकर। नरेन कहाँ मना करता है तुम्हें कुछ देने के लिए? और अभी पिछले चैत में जब तू उसके यहाँ गई थी तो कितनी आव भगत की थी तेरी। क्या कुछ खर्च नहीं किया था उसने? वो तो ये कहता है कि माँ बाबूजी के सामने बंटवारे की बात करना ठीक नहीं। अरे दीदी, सब मुंह देखे की बातें हैं। जब तक पिताजी हैं सब पूछते हैं, पिताजी की बात कौन पूछेगा हमें? क्या हितेश बाबू की भी यही राय है? नहीं नहीं, उनकी ऐसी राय क्यों होने लगी? ये तो मैं ही ऐसा चाहती हूँ। अच्छा तो जा, मैं सब समझ गई। आज रात को नरेन से बात करूंगी। क्या बात है नरेन, यहाँ अंधेरे में अकेला क्यों लेटा है? क्या तेरी तबीयत ठीक नहीं? सब बदल गए हैं, बस माला दीदी है जो अभी वही है, पुरानी वाली। बचपन में मक्का की गिल्लियों का ढेर बनाकर कहती थी, ये है राजा का सिंहासन। नरेन, तुम यहाँ बैठो, तुम हमारे राजा और हम तुम्हारी प्रजा हैं। बोलता क्यों नहीं नरेन? ये क्या बड़बड़ा रहा है? सिर दबा दूं तेरा? है? हाँ, दबा दो। वैसे सिर तो नहीं दुख रहा, किंतु आप यहाँ बैठी रहेंगी तो मुझे अच्छा लगेगा। अच्छा दीदी, एक बात पूछूं? सच सच बताओगी ना? क्या? तुमको भी ऐसा ही लगता है? कैसा? कि मैं नाटक कर रहा हूं? पागल है तू। उषा तो मुंह फट है, जो मन में आता है बक देती है। तू भी उसके बराबर हो गया क्या? और आप भी बंटवारा चाहती हैं क्या? बिल्कुल नहीं। बंटवारे की बात तो सोचना भी नीचता है नरेन। और फिर मैं या उषा होते कौन है बंटवारे की मांग करने वाले? हमें जो विवाह के समय पिताजी ने दिया था वही हमारा बंटवारा था। मुझे तो आश्चर्य इस बात पर होता है कि उषा में ऐसी बुद्धि कहां से आई। किंतु दोष अकेली उषा जीजी का तो नहीं है, देवेन और विपिन भी तो यही चाहते हैं। हाँ, देवेन और विपिन ही नहीं, तुम्हारे दोनों बहनोई भी यही चाहते हैं। और तो और दिवा भी यही चाहती है। क्या? दिवा भी? अभी तो उसने घर के बाहर पैर भी नहीं रखा और ये घर पराया हो गया उसके लिए। हे राम। माँ, अब तो दिवा भी विदा हो गई, अतिथि संबंधी भी चले जाएंगे। इन्हीं के सामने फैसला हो जाता तो। कैसी पागल है तू? अभी तो दिवा ढंग से विदा भी नहीं हुई और तू सुनी सकता जीजी तुमने उषा की बात? हाँ, मैं भी सुन रही हूँ और गोपाल भी सुन रहा है। वो क्या कहता है? सुन तो सभी रहे हैं जीजी, और कई दिनों से सुन रहे हैं। क्या उषा का दिमाग खराब हो गया है? उषा अकेली तो नहीं है, देवेन और विपिन भी यही चाहते हैं। और माला और नरेन? उन दोनों को यह पसंद नहीं है, किंतु दोनों दामाद भी यही चाहते हैं। नहीं नहीं बाबूजी, हमारी ऐसी कोई इच्छा नहीं है। यह आपके घर का मामला है, हम बंटवारा चाहने वाले होते कौन हैं? तो क्या जमाईराज, तुम घर के सदस्य नहीं हो? नरेन, तुम घर के सबसे बड़े लड़के हो, तुम क्या चाहते हो? मुझे बंटवारा नहीं चाहिए। सुनो बरखुरदार, बड़े सालिग्राम के विचार सचमुच ही कुछ ठीक नहीं लगते हैं। हाँ भाई साहब, श्रीमान जी सारा माल खुद ही हड़पना चाहते हैं, बाप का माल जो ठहरा। अरे ये समझता क्या है अपने आप को? मैं कोर्ट के दरवाजे खटखटाऊंगा। मैंने तो एक वकील से बात भी कर रखी है। और माला, तुम क्या चाहती हो? जब मेरा ब्याह हुआ तो मेरा घर भी बदल गया। उसके बाद वहां की संपत्ति, वहां के लोग, वहीं सब कुछ मेरा है। यहाँ की संपत्ति में अब मेरा कोई अधिकार नहीं है। मेरी श्रीमती की मति तो सदैव से ही मारी गई है, जब भी सोचेगी उल्टा ही सोचेगी।
किंतु पिता की संपत्ति में लड़की का भी भाग होना चाहिए। यदि तुम संपत्ति में भाग की बात करती हो तो सुनो, जब हमारे ब्याह हुए थे तब पिताजी ने अपनी सामर्थ्य से अधिक रुपया व्यय किया था, वही हमारा भाग था। अब तुम किस भाग की बात कर रही हो उषा? तुम्हें कुछ कहना है उषा? यदि जीजी न चाहे तो अपना भाग न ले, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है, किंतु न्याय संगत बात यही है कि पिता की संपत्ति में लड़की का भी भाग होता है, इसलिए बंटवारा हो जाना चाहिए। और तुम्हारी माँ और पिताजी कहाँ जाएंगे? अब तो दिवा का भी ब्याह हो गया, माँ और पिताजी यहाँ गांव में अकेले रहकर क्या करेंगे, इसलिए ये नरेन, दिवेन और विपिन के पास रहें जाकर। क्या कहती हो उषा तुम? मैं और तुम्हारी माँ दिल्ली जाएंगे, फिर इस घर का क्या होगा? जब यहाँ रहने वाला ही नहीं रहेगा तो घर का क्या करना है? ये क्या कह रही है तू? क्यों, कोई नई बात तो नहीं है? क्या माँ बाप अपने बेटों के पास नहीं रहते? समय कितना बदल गया। एक दिन था जब इस बैठक में रामायण गीता के पाठ हुआ करते थे। कटाई के दिनों में मक्का के भुट्टे और गेहूं की बोरियां भरी जाती थी यहाँ। लेकिन आज यहाँ के लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। बाबूजी को देखो, कितने चुप हैं वो। उन्हें अंदर ही अंदर इन सब के व्यवहार से गहरी चोट लगी है। उफ, कैसा हो गया है मनुष्य। जिस पिता ने उसे जन्म दिया, पाला पोसा, शिक्षा दीक्षा दी, संतान के सुख के लिए उसने क्या नहीं किया। आज वही पिता अपनी संतान को किस तरह स्वार्थ का जहर उगलते हुए देख रहा है। मुझे उषा की बात स्वीकार है, बंटवारा हो ही जाना चाहिए। जब हम सब संबंधों को अर्थ तुला में तोलने बैठ ही गए हैं तो काम समाप्त करके ही उठना चाहिए। ये घर, इसकी संपत्ति और बैंक में जमा रुपया सब उषा जी, दिवा, दिवेन और विपिन में बराबर बांट दो। मां और पिताजी को मैं ले जाऊंगा, और रही माला दीदी, उनका भाग जो भी वे मांगेगी उन्हें मैं चुका दूंगा। और सुन लो, आज के बाद से मां और पिताजी मेरे हिस्से में है, मेरे हिस्से में। खबरदार जो माला दीदी के अतिरिक्त कोई उनसे कभी भी मिलने आया, कोई कभी उनसे मिलने को आया। चुप हो जाओ बेटा, चुप हो जाओ। मुझे तुम्हारा फैसला मंजूर है। बाप, और मुझे भी। अभी आपने नाटिका सुनी फैसला। लेखक और निर्देशक थे मोहनलाल गुप्ता। ये नाटिका आकाशवाणी जोधपुर की प्रस्तुति थी।